दर्शकों, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहले वे सेंटेंस होते हैं जिनमें की क्रिया होती है और वे टेंस का उपयोग करके बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए सार्वजनिक नियमों की पालना करनी होती है, अतः इन्हें बनाना सबसे अधिक कठिन होता है। दूसरे होते हैं सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, अतः इन्हें बनाना सबसे आसान होता है। और तीसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स का उपयोग करके बनाए जाने वाले सेंटेंस। बाकी का जो अर्थ हमें टेंस से प्राप्त नहीं होता है, उन्हें बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का उपयोग करते हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं फॉर्मेशन के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जब ना तो कोई प्रश्न किया जाता है, ना ही किसी कार्य के लिए मनाही की जाती है, केवल सिंपल और साधारण बात की जाती है, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और जब किसी कार्य की मनाही की जाती है तो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जब कोई प्रश्न किया जाता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब नकारात्मक भाव में कोई प्रश्न किया जाता है तो वह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के मुख्य रूप से 8 अंग होते हैं जिन्हें की पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। लेकिन 3 चीज़ें जो लगभग हर सेंटेंस में उपस्थित होती हैं वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यह सब्जेक्ट अर्थात कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह होता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब अर्थात क्रिया अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य क्रिया अर्थात वर्ब होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं एक अन्य आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली है मुख्य क्रिया और दूसरी है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह कर्ता के कार्य की जानकारी देती है अर्थात कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताती है। जबकि सहायक क्रिया जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, यह कर्ता की स्थिति या अवस्था की जानकारी देती है और कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के समय की जानकारी देती है। किसी भी क्रिया के 5 रूप होते हैं। पहला है फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, दूसरा है सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट फॉर्म, तीसरा है थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा है आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पांचवा है एस या ईएस फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट। दर्शकों, क्या आप जानते हैं 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनामों को? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये तीनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति स्वयं फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है। और जिस व्यक्ति के बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है और ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, दे और किसी का नेम ये थर्ड पर्सन होता है। दर्शकों, क्या आप जानते हो किसी भी क्रिया की 5 फॉर्म्स के अर्थ को? यदि नहीं जानते तो आइए सीखिए मेरे साथ।
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है किसी भी कार्य का करना या होना। क्रिया की सेकंड फॉर्म का अर्थ होता है कोई कार्य किया या हुआ। क्रिया की थर्ड फॉर्म का अर्थ होता है कोई कार्य कर दिया या कर चुका या हो गया या हो चुका। क्रिया की फोर्थ फॉर्म अर्थात क्रिया की आईएनजी फॉर्म भी जिसे कहा जाता है, इसका अर्थ होता है किसी कार्य को लगातार करना या किसी कार्य का लगातार होना। और क्रिया की फिफ्थ फॉर्म अर्थात एस या ईएस फॉर्म का अर्थ होता है किसी कार्य को किया जाता है या कोई कार्य होता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ से के अर्थ के लिए सिंस और फॉर का उपयोग किया जाता है। यहाँ डेफिनिट टाइम अर्थात निश्चित समय के साथ से के अर्थ के लिए सिंस का उपयोग किया जाता है, जबकि इंडेफिनिट टाइम अर्थात अनिश्चित समय के साथ से के अर्थ के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है। यहाँ निश्चित समय वह समय होता है जबकि हमें समय का नाम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम मालूम होता है, जबकि अनिश्चित समय वह समय होता है जबकि हमें समय का नाम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम मालूम नहीं होता, केवल समय की अवधि अर्थात पीरियड ऑफ टाइम मालूम होता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं टाइम दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेफिनिट टाइम अर्थात निश्चित समय। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात समय के नाम का जिक्र करते हैं तो वह डेफिनिट टाइम होता है अर्थात निश्चित समय होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, 7 o'clock, मंडे, जनवरी 1965 एट्सेट्रा। और दूसरा होता है इंडेफिनिट टाइम अर्थात अनिश्चित समय। जब हमें समय का नाम अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम मालूम नहीं होता है और केवल हम समय की अवधि अर्थात पीरियड ऑफ टाइम का ही जिक्र करते हैं तो वह इंडेफिनिट टाइम अर्थात अनिश्चित समय होता है, जैसे कि 2 hours, 3 days, 2 months, 3 years, a long time, etc. दर्शकों, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में प्रश्नों को 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला तो यदि प्रश्न की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब का उपयोग करके प्रश्न को बनाया जाता है। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा WH फैमिली वर्ड्स का उपयोग करके बनाया जाता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं टेंस वाले सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है? दरअसल दर्शकों, टेंस वाले सेंटेंस से इसमें कर्ता और क्रिया दोनों ही उपस्थित होते हैं और कर्ता के द्वारा क्रिया को किया जाता है। टेंस वाले सेंटेंस कर्ता के कार्य और स्थिति अर्थात अवस्था दोनों की ही जानकारी देते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंस केवल कर्ता के अवस्था अर्थात स्थिति की ही जानकारी देते हैं, कर्ता के कार्य की जानकारी ये सेंटेंस नहीं देते हैं। अर्थात सिंपल सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य या क्रिया नहीं की जाती है, और यदि कोई कार्य या क्रिया इस प्रकार के सेंटेंसेस में होता भी है तो उसे कर्ता के द्वारा नहीं किया जाता है। दर्शकों, क्या आपको भी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करने में दिक्कत होती है? यदि दिक्कत होती है तो आज के बाद नहीं होगी। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसे पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए और उसे समझने का प्रयास कीजिए, और आज के बाद आपको कभी भी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए दर्शकों, जानते हैं किसी भी इंग्लिश टेंस के चारों प्रकारों के मूल अर्थ को। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में क्रिया वाली केवल सामान्य बातें की जाती हैं, जबकि ना तो कोई क्रिया लगातार होती है, ना ही कोई क्रिया समाप्त होती है, और ना ही समय की अवधि का जिक्र इसमें किया जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस।
कंटिन्यूअस टेंस में किसी क्रिया या कार्य के लगातार होने का या करने का भाव होता है, लेकिन इसमें समय की अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई क्रिया या कार्य के समाप्त होने का या समाप्त करने का भाव होता है। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किसी क्रिया या कार्य के लगातार होने या लगातार करने का भाव होता है, लेकिन समय की अवधि का जिक्र इस टेंस के अंतर्गत किया जाता है, और यही मुख्य अंतर है कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्यूअर्स, यदि आपको इंग्लिश टेंसेस को सीखने में दिक्कत होती है, इंग्लिश टेंस सीखना आपको कठिन लगता है, तो मेरे द्वारा बनाए गए इस चार्ट का उपयोग आप अपनी इंग्लिश लर्निंग में कर सकते हैं। इससे आपको इंग्लिश टेंसेस को सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी प्रकार यदि सिंपल सेंटेंसेस आपको आसानी से सीखने हैं, तो आप मेरे द्वारा बनाए गए इस चार्ट का उपयोग अपनी इंग्लिश लर्निंग में कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि इंग्लिश सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में आपको दिक्कत होती है, तो आप बार बार मेरे द्वारा बनाए गए इस चार्ट को स्टडी करके अपनी इस परेशानी को हल कर सकते हैं। इस छोटे से चार्ट के माध्यम से मैंने सभी प्रकार के बेहतर फॉर्मूला, जो कि सभी प्रकार के इंग्लिश टेंसेस को सीखने के दौरान हमें बताए जाते हैं, उनको मैंने हल कर दिया है। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।